दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी और 71 बीपीएससी दोनों मेंस के लिए हम चर्चा करेंगे आय असमानता पे। आय से जुड़े हुए सारे चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि 70 बीपीएससी मेंस और 71 बीपीएससी मेंस की एडवांस तैयारी है तो आप एटम बॉम्ब ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 70 के लिए 3000 और 71 के लिए 4000 है। आप 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके सब नंबर होगा। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत जो है सबसे तेजी से विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है और साथ ही साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यानी कहने का अर्थ है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। लेकिन इन आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है धनी वर्गों को हुआ है। इसका लाभ जो है धनी वर्गों को हुआ है, जिससे समाज में समझ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में आय विषमता तेजी से बढ़ी है, जिसकी पुष्टि इन बातों से होती है। अभी एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया था कुछ समय पहले। ऑक्सफैम के रिपोर्ट का शीर्षक था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द स्टोरी के अनुसार देश के 50% भारत के 50% आबादी के पास देश के कुल धन का मात्र 3% है और इस देश के सबसे रिचेस्ट 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। यानी भारत के पास जितना संपत्ति है, धन है, उसका 40% तो देश के 1% लोगों के पास है और 99% इस देश की जनसंख्या के पास जो है 60% संपत्ति है और इस देश के 50% आबादी के पास इस देश के कुल धन का संपत्ति का मात्र 3% है। तो आप देख सकते हैं कि कितना विषमता है भारत में। इसके अलावा भारत में अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 था, 2022 में 166 हो गया है। 166 हो गया है। इसके अलावा एनएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 3773 रुपया है और वहीं शहरी क्षेत्रों में 6459 रुपया है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी विषमताएं व्याप्त है। तो आय असमानता की पुष्टि के लिए 2 रिपोर्ट हम चर्चा किए हैं, उसको आप देख रहे हैं। अब इस आय विषमता के कारण क्या है वह देखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व में असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व में असमानता। जैसा कि जानते हो कि ब्रिटिश शासनकाल के बाद, ब्रिटिश शासनकाल जब इस देश पर शासन किया, इस देश पर अपना अधिपत्य स्थापित किया, उसके बाद इस देश में शुरुआत में उसको जो है राजस्व की अधिक जरूरत थी, भारतीय राजस्व की, क्योंकि यहाँ से सामान खरीदना था और उसको इंग्लैंड भेजना था और यहाँ जो इंग्लैंड से जो पाउंड लाया जाता था उसका यहाँ कोई मांग नहीं था। इसलिए क्या कि सोना चांदी जेवरात जो है लाकर यहाँ सामान खरीदता था। एक उसको बड़ा खलता था कि ब्रिटेन से सोना भारत जा रहा है, तो इस पर नियंत्रण स्थापित किया भारत पर और नियंत्रण स्थापित करने के बाद यहाँ के राजस्व से ही राजस्व उछला और उसी राजस्व से यहाँ से सामान खरीदा और ब्रिटेन भेजता था। तो इसे यहाँ से राजस्व प्राप्ति के लिए वह जो है 3 प्रकार की भूमि बंदोबस्त नीति का प्रतिपादन किया था। 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू किया था, एक अस्थाई, एक रैयतवादी, एक महलवादी। अस्थाई में क्या था कि भूमि का स्वामित्व जो है किसानों को स्वीकार कर लिया गया था। यानी ब्रिटिश शासनकाल में क्या हुआ था कि जो समाज में थोड़ा सा हाईलाइटेड लोग था उसको भूमि का मालिक मान लिया गया था और वही क्या किया था कि किसानों से भूमि का लगान वसूलता था, 11 हिस्सा अपने पास रखता था और 89% ब्रिटिश सरकार को देता था। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लगान वसूलने वाले थे वो धीरे धीरे क्या हुआ
जमींदार बन गया, धनी वर्ग बन गया, उसका भूमि पर कब्जा हो गया और वह उसके पास अधिक भूमि हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखते हैं कि भूमि के कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है, कुछ लोगों के पास कम भूमि है। तो अस्थायी बंदोबस्त का परिणाम है यह स्थिति। आपको जहां जहां अस्थायी बंदोबस्त लागू था उस क्षेत्र में ज्यादा है, बाकी क्षेत्रों में आपको कम मिलेगा। तो अस्थायी, अब इससे क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो है भूमि के केंद्रीकरण को रोकने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया गया था। लेकिन भूमि सुधार कानून लागू करने के बावजूद भी जमीन के संकेंद्रण को, जमीन के कंसंट्रेशन को नहीं रोक पाया, केंद्रीकरण को नहीं रोक पाया, जिसका परिणाम है कि आज भी लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है। आज भी विदेश में 84% सीमांत किसान है, 84% सीमांत किसान है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। आप समझ सकते हैं। तो भूमि के स्वामित्व में असमानता के कारण जो है, अब जिसके पास अधिक भूमि है, अधिक उपज होता है, उसको अधिक राजस्व मिलता है, वो अमीर के अमीर हो रहा है, जिसके 84% के पास तो 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो जो है गरीब के गरीब ही है। उसके बाद दूसरा है निजी निगम क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का संकेंद्रण। देखिए, भारत में 1991 के बाद एलपीजी नीति अपनाई गई थी। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, वित्तीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को क्या किया गया था, निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि निजी क्षेत्र के लोग बैंकों से ऋण प्राप्त करने में जो है ऋण प्राप्त करने लगे। बैंक उन्हें आसानी से ऋण जो है देने लगे, पूंजी बाजार से धन इकट्ठा करने लगे और वह धनाढ्य बनते चले गए। आज भी देखिएगा, एक पैसे वाले लोगों को बैंक से आसानी से ऋण मिल जाता है, लेकिन गरीब आदमी को बैंक से ऋण नहीं मिल पाता है। तो जिसको पैसा मिलता है वही ना पैसा बनाएगा, तो जो और अमीर होता चला जाएगा। गरीब आदमी को बैंक से पैसा ही नहीं मिलता तो क्या अमीर बनेगा। बैंक और पूंजी बाजार दोनों का सबसे बड़ा दोष जो है, सबसे बड़ा दोष बैंक को है। देश की आय विषमता में, क्षेत्रीय विषमता में बैंक का बहुत बड़ा दोष है। बैंक मुंह देखकर पैसा देता है, लोन देता है। बिहार के पिछड़े में बैंक का बहुत बड़ा दोष है। तो बैंक क्या करता है कि जो निजी उद्योगपति है उसको आसान शर्तों पे और आसानी से जो है ऋण जो है उपलब्ध करा देता है। आय से वो अधिक मुनाफा के कारण समय के साथ उसकी आय बढ़ती चली गई, जिसको ऋण नहीं मिलता है उस विषमता पैदा होता चला गया। उसके बाद प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई पूंजी गहनता। हाल के वर्षों में देखे होंगे टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी का औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में। इसका परिणाम क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के अधिक प्रयोग से श्रम की तुलना में मुनाफा अधिक होता है और मशीन द्वारा काम किया जाएगा और मानव द्वारा काम किया जाएगा। तो मशीन द्वारा अधिक उत्पादन होगा, लागत कम होगा तो मुनाफा ज्यादा होगा, तो मुनाफा ज्यादा हो तो आय बढ़ेगा ना। श्रम द्वारा काम करवाएंगे तो मुनाफा कम होगा, काम धीमे होगा तो मुनाफा उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। तो प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई पूंजी गहनता के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में क्या हुआ है कि लोग, उद्योगपतियों की आय में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। क्योंकि मशीन से काम करवाएंगे, लागत कम पड़ रहा है और हमको जो है अधिक मुनाफा हो रहा है, तो विषमता पैदा होगा ना। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की साख नीति और लाइसेंसिंग नीति, जैसा कि जानते हैं 1990 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था था। उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रों पे, वित्तीय तंत्रों पे, वित्तीय क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण था। लाइसेंस लेना है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, पेट्रोल पंप खोलने के लिए या उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए या कारखाना खोलने के लिए। तो ये सब क्या हुआ कि ये सब लाइसेंसिंग नीति के कारण क्या हुआ कि उन्हीं लोगों को लाइसेंसिंग मिल पाया जो सरकार के इर्द गिर्द था, और साथ ही साथ समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो आसानी से लाइसेंसिंग जो है लॉबी करके प्राप्त कर लिए। तो वो अमीर के अमीर हो गए, जिनको लाइसेंस मिला, एगो पेट्रोल पंप मिला, शुरू में मिलता था, तो आप जो है अच्छी स्थिति में हो जाते थे। और बैंक और वित्तीय संस्थानों की साख नीति के कारण क्या हुआ कि बैंक और वित्तीय संस्थान क्या हुआ
कि जो उद्योगपति है, बड़े किसान है, उसको ही जो है ऋण जो है आसानी से उपलब्ध करने लगा। इस सबसे क्या हुआ कि उनको लाभ मिलने लगा, आय समानता बढ़ती चली गई। स्फीति व कीमत में वृद्धि, जैसे कि जैसा कि जानते होंगे 1991 के बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था में स्फीति जो है वास्तविक बन चुका है। जब भी महंगाई रहती है, दिनों दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। जब महंगाई लगातार बढ़ेगा तो व्यापारिक वर्गों को, किसानों को, उत्पादक वर्गों को लाभ होता है, उनकी आय में वृद्धि होती है, क्योंकि उनका सामान बिकेगा। महंगा मान जो उत्पादन कर लिया, अब पता चला महंगाई बढ़ गया तो उसको अधिक मुनाफा होगा। अधिक मुनाफा होने के कारण उसकी आय बढ़ती है, वैसा असमानता पैदा होती है। निजी निवेश का सही पूर्वाग्रह, जैसा कि जानते होंगे कि भारत की 60% जनसंख्या गांव में रहती है। अब तो 60 हो गया होगा, 40% शहरों में रहता है। अब अपडेट के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन जो निजी निवेश होता है वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में होता है, यानी जहां 40% जनसंख्या निवास करती है वहीं जो है निवेश होता है, और जहां 60% जनसंख्या निवास होती है वहां निवेश नहीं होता है। तो शहरों के लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की आय जो है कम होती है इससे। उसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक सुधार उदारीकरण। आर्थिक सुधार के बाद 1991 में व्यापार क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, वित्तीय क्षेत्रों में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, विनिवेश की नीति अपनाई गई थी सरकारी क्षेत्रों में। अब उदारीकरण की अवधि में क्या हुआ है कि बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र संपत्तियों को इकट्ठा करने में सफल हुआ है। निजी क्षेत्र के एक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1969 में MRTP एक्ट जो है बनाया गया था, एक अधिकार प्रतिबंधात्मक अधिनियम। लेकिन धीरे धीरे इस अधिनियम को भी शिथिल कर दिया गया। बाद में 2002 में प्रतियोगिता एक्ट बनाया गया है, कंपटीशन एक्ट। और इसमें जो है एक अधिकार को रोकने पर जोर नहीं है, इसके तहत जो है अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदारीकरण और निजीकरण के दौर में क्या हुआ कि निजी क्षेत्र की जब अर्थव्यवस्था खोल दिया गया निजी क्षेत्र के लिए, अब निजी क्षेत्र क्या हुआ है, निजी क्षेत्र बैंक से, वित्तीय संस्थानों से, व्यापार से, इस सब से संपत्ति इकट्ठा करने में सफल हुआ है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी विदेशी पूंजी के आयात की अनुमति दी गई थी 1991 के बाद उदारीकरण से ही। अब मशीन लाकर अपना उत्पादन बढ़ा के अपना संपत्ति इकट्ठा करने में वे सफल हुए हैं, जिसका परिणाम है कि आज जो है देश में शहरी आय असमानता तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आय असमानता का प्रभाव देखेंगे तो सामाजिक प्रभाव में क्या होता है कि अमीर गरीब अगर ज्यादा फासला होगा तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। अब देखेंगे पैसा वाला को देखने के बाद जो गरीब आदमी को एक अलग तनाव रहता है, दोनों के बीच इंटरनली तनाव रहता है। निर्धन लोगों के कल्याण पे असर पड़ता है। जब संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में अगर केंद्रित हो जाता है तो गरीब लोगों के कल्याण पर इसका असर पड़ता है, और इससे समाज में विभाजन पैदा होती है। दो प्रकार की विभाजन, एक अमीर गरीब में विभाजन बढ़ता है, दूसरा डिजिटल विभाजन। अब जब आप मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं वो लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन कहां से लाएगा, जिसके पास पैसा होगा सब है। तो डिजिटल डिवाइड वास्तविकता बन चुका है भारतीय सोसाइटी की। महिलाओं पर जो है इसका विपरीत असर पड़ता है, आय असमानता से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर असर पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव में क्या होता है, आय असमानता बढ़ने से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। अब अधिक पैसे वाले लोग क्या करता है, विधायक एमपी को खरीदने का कोशिश करते रहते हैं, अपने दल के अनुकूल जो है खरीद के, और अपने पक्ष के दल को जो है सपोर्ट में जो है लॉबी करने का प्रयास करते हैं। देखते होंगे हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में, कर्नाटक में विधायक एमपी को कैसे जो है रिजॉर्ट में ठहराया जा रहा है। इससे राजनीतिक अस्थिरता पड़ती है, उसको फंडिंग तो कोई न कोई उत्पत्ति ही कर रहा होगा। और अधिक असमानता से क्या होता है, जन असंतोष में, सरकार के प्रति जन असंतोष में वृद्धि होती है। अधिक पैसा के कारण, आय असमानता के कारण जब कुछ लोगों के हाथ में पैसा होती है तो वे लोग कोशिश करता है कि चुनाव को प्रभावित करे, प्रत्याशी को प्रभावित करे, सरकार को प्रभावित करे अपने पैसे के बल पे। तो लोकतंत्र जो है धनी तंत्र में, चुनाव महंगा हो जाता है। वो अधिक पैसा, प्रत्याशी को अधिक पैसा देता है लॉबी करने के लिए, और प्रत्याशी अपने पैसा के बल पर चुनाव जीत जाता है, और लोकतंत्र धनी तंत्र बदल जाता है।
यानी आम जनता की हिस्सेदारी कम हो जाती है इसमें। उसके बाद अर्थव्यवस्था पर देखिए, आय अब विषमता जितना बढ़ेगा मांग उतना ही हतोत्साहित होगा। अब कुछ लोगों के पास पैसा होगा, कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कम पैसा है, तो कम पैसा वाले लोग सामान क्यों खरीदेगा? न कार खरीद पाएगा, न मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, न घर बना पाएगा। जब खरीद ही नहीं पाएगा तो बिकेगा सामान कैसे? जब नहीं बिकेगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आर्थिक वृद्धि नहीं होगी, तो मांग नहीं होगा। अब नहीं खरीदेगा तो मांग नहीं होगा, तो आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी और मांग प्रभावित होगी। दूसरा, अगर आय विषमता होगा, समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। समावेशी विकास है सभी क्षेत्रों सभी लोगों का विकास, समान विकास, लेकिन यहां तो कुछ लोगों का विकास हो रहा है, तो समावेशी विकास के लक्ष्य में बाधा पैदा होती है। और राजकोषीय घाटा में जितना आय विषमता होगा, राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी। सरकार को गरीब लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, इस सब सुरक्षा पर अधिक सरकार को खर्च करना पड़ेगा। इससे सरकार को क्या होगा? जो विकास कार्यों में खर्च करना चाहिए वो पैसा भरण पोषण के लिए सामाजिक क्षेत्रों में खर्च करना पड़ता है। इससे राजकोषीय घाटा में जो है वृद्धि होती है। उसके बाद पर्यावरण पर देखिए, गरीबी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ेगा तो गरीब लोग जो है उपला में खाना बनाएंगे, उपले में लकड़ी किससे खाना बनाएंगे, प्रदूषण फैलेगा। शहरों के आसपास बड़े लोग जहां रहते हैं पैसे वाले, उसके आसपास मलिन बस्ती बनेगा, क्योंकि उनके घर में काम करने वाले लोग चाहिए तो वो आसपास ही मलिन बस्ती में रहते हैं। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पैदा होता है। अब कहिए कैसे? तो लकड़ी पर खाना बनाएंगे तो उत्सर्जन होगा नहीं। और सतत विकास के लक्ष्य में बाधा पैदा होता है। अब प्रश्न है कि आय विषमता को कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास किया है? तो आज निपटने का प्रयास है, निपटने का प्रयास है। सबसे पहले आप देखे होंगे पंचवर्षीय योजना में पढ़े होंगे, सरकार पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में आय असमानता को कम करना भी शामिल करता है। तो भारत सरकार पर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में आय असमानता को कम करना कई बार शामिल किया है, इसको लेकर सरकार। दूसरा है कालाधन। भारत में कालाधन प्रतिगामी है। विलासी वस्तुओं पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। अधिक आय वाला को जो है अधिक आयकर देना पड़ता है। इससे आय विषमता, अधिक आय वाला को अधिक टैक्स लगा के उससे पैसा लेके गरीबों पर खर्च किया जाता है। तो आयकर जो है, विलासी वस्तु पर जो जीएसटी है, वो आय असमानता को कम करने का भी जो है प्रयास है। क्योंकि महंगा सामान कौन खरीदेगा? पैसा वाला। तो पैसा उस सामान पर टैक्स अधिक लगा दिया जाए ताकि उसको और महंगा हो, ताकि उसकी इनकम कम हो। और सरकार जो है समावेशी विकास के लिए प्रयास कर रही है, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास कर रही है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हो, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हो या आकांक्षी जिला कार्यक्रम, या विभिन्न प्रकार के जो फेट रोड, सड़क, बुनियादी ढांचा का विकास कर रही है, या किसान सम्मान निधि है, तो ये सब जो है समावेशी विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उसके बाद भूमि सुधार और कृषि भूमि का पुनर्वितरण। सरकार जो है स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कानून को लागू किया था, कृषि भूमि का पुनर्वितरण के लिए भी प्रयास किया हुआ था, हालांकि इसकी सफलता नहीं मिल पाई है। सरकार समय समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वृद्धि करती है ताकि जो मजदूर अकुशल लोग हैं उनकी आय बढ़ सके। 1969 में सरकार MRTP एक्ट, एक अधिकार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम पारित किया था, उसके मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए अर्थव्यवस्था में। सरकार सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस सब के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। तो इन सब के माध्यम से सरकार आय विषमता को कम करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद तमाम योजना चला रही है सरकार, चाहे बिहार सरकार जीविका योजना हो, मनरेगा हो, ये सब जो है समावेशी विकास के लिए है। तो इन सब के माध्यम से आय असमानता से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय असमानता एक वास्तविकता है। इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है। जो पैसे वाले लोग हैं, अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उन्नयन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। कई ऐसे तर्क है।
लेकिन कुल मिलाकर भारत जैसे देशों में आय विषमता भारत के समावेशी विकास जन कल्याण को प्रभावित करता है।